क्लास 11th हम लोग पहुंच गए हैं यूनिट 5। हमारा बायोलॉजी का यूनिट 5 और यूनिट 5 रिलेटेड है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी अभी हमने यूनिट 4 में पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी कि प्लांट अपना खाना कैसे खाता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है, कैसे ग्रोथ करता है, कैसे मिनरल न्यूट्रिशन होता है, पानी प्लांट में कैसे ऊपर चढ़ता है। एक्चुअली प्लांट के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, प्रोसेस को समझना, प्लांट के अंदर जो प्रोसेस थी उनको समझना, वो था प्लांट फिजियोलॉजी। अब यूनिट 5 है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी कि ह्यूमन के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस हो रही है, तो वो प्रोसेस आखिर कैसे होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, किस ऑर्गन में कौन सा काम होता है, ओवरऑल पूरा प्रोसेस कैसे होता है, वो प्रोसेस को कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है, ये भी हम लगातार देखेंगे। अगर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा तो कौन कौन सी डिस्टरबेंस, कौन कौन सी डिजीज हमारे अंदर पैदा हो सकती है, ये छोटा मोटा इंट्रोडक्शन हमको हर चैप्टर में पढ़ना है। तो यूनिट 5 वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास 10th के अंदर इनमें से आप 4 लाइफ प्रोसेस पहले पढ़ चुके थे, जैसे कि न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था क्लास 10th में, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था और आपने पढ़ा था एक्सक्रिएशन। शायद क्लास 10th आपको याद आ रही होगी। ये 4 लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा। उसके बाद अगले चैप्टर में जब क्लास 10th में हम थे तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में भाई नई चीज क्या लाएं, जो चीज आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास 10 में ले चुके वही सारी प्रोसेस को यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है। प्रोसेस तो वही है, ह्यूमन बींग्स तो वही है, उसका वही न्यूट्रिशन होना है, वही रेस्पिरेशन होना है, वही ट्रांसपोर्टेशन होना है, हर चीज लगभग वही है, लेकिन थोड़ा अलग लेवल पे हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादा भी लेवल इतना हाई नहीं रखना है कि कुछ समझ में ना आए, हमको केवल इतना करना है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में यहाँ पर आपको दिए हैं टोटल 7 चैप्टर, ताकि हर पूरा लाइफ प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आए। हर एक लाइफ प्रोसेस को एक अलग चैप्टर बना दिया गया है। जैसे आपका चैप्टर 16 की जब आप बात करेंगे तो आपका है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेशन से रिलेटेड है, नाम बदल दिया है क्या वो न्यूट्रिशन ही है। ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमको पढ़ना है यहाँ इस चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर 17 की बात करते हैं तो यहाँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज नाम लिखा है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्चुअली कैसे रेस्पिरेशन होता है ये हमको बात करना है ह्यूमन बींग्स के अंदर। चैप्टर 18 की बात करते हैं तो नाम केवल बदला है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब बॉडी में फ्लूइड कौन सा है, ब्लड होता है, तो ब्लड कैसा होता है, उसका सर्कुलेशन कैसा होता है, यही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वो हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, ठीक है। चैप्टर 19 यहाँ पे वही दिया है, एक्सक्रिएशन से रिलेटेड। चैप्टर का नाम रख दिया एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रिएशन के बारे में हम लोग चैप्टर 19 में पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, किडनी कैसे काम करती है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो ब्लड को छान देती है। ये 4 चैप्टर हो गए। 5वां चैप्टर यहाँ पे दिया है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर नंबर 20 यहाँ पे दिया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हम बात करेंगे लोकोमोशन ह्यूमन बींग में होता है, उसके लिए स्केलेटन सिस्टम हम बात करेंगे, उसके लिए मसल्स की हम बात करेंगे। तो मसल्स और स्केलेटन सिस्टम ये दो ऐसी चीज हैं जिनकी मदद से ह्यूमन बींग्स में लोकोमोशन पाया जाता है। पूरा
स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का ढांचा ह्यूमन बींग्स में होता है और उसी के चलते हम लोग आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं। मसल्स के बिना कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, तो मसल्स के बारे में भी यहाँ समझना है। चैप्टर 21 की बात करेंगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। पहले यहाँ न्यूरल कोऑर्डिनेशन की हम बात करेंगे, अलग चैप्टर बना दिया। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में हम ब्रेन, CNS, PNS की बात करेंगे, हमने 10th में भी पढ़ा था वो। फिर बाद में चैप्टर नंबर 22 यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन दे दिया। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हम पहले नहीं पढ़े थे। लगभग थोड़ा सा जानकारी हर चैप्टर का हमको था। आप बोलेंगे सर हमने स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ा था, क्लास 8 में आपने पढ़ा था, मुझे याद है। मसल्स आपने कहाँ पढ़ी थी? आपने क्लास 9th में पढ़ी थी मसल्स, जब आप प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। हाँ, वहाँ अलग अलग टाइप के टिश्यू थे, तो मस्कुलर टिश्यू आपने पढ़ा था। ठीक है, वो लेवल अलग था, वो 9th और 10th था, ये लेवल थोड़ा अलग है, लेकिन कोई भी नई बात यहाँ नहीं है। और ये यूनिट समझना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स यहाँ पे बनाए जाते हैं और खुद हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रोसेस है। तो हमारे बॉडी में क्या चल रहा है ये जानना तो हमको बहुत जरूरी है, तभी तो हम हमारी बॉडी की देखभाल अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो हमारा बॉडी प्रॉपर काम करे, हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमको हमारे बॉडी के फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। हालांकि हर टॉपिक को एक चैप्टर में बांटा गया, लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने से सब क्लियर होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। अभी थोड़ा सा इस साल रिड्यूस्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो रिड्यूस्ड सिलेबस में हमारे कुछ चैप्टर इसमें से हटा दिए गए हैं। तो देखिए, इस साल के लिए हमारा जो क्लास 11th में रिड्यूस सिलेबस करके दिया है, उसमें पहला डायरेक्ट न्यूट्रिशन वाला छोड़ दिया, सीधा चैप्टर 17 दिया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। फिर चैप्टर 18 दिया, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 19 भी दिया है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और 20 भी दिया है, 21 भी दिया है, 22 भी दिया है। मतलब केवल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर छोड़ा है। चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब पढ़ना है। क्या छोड़ा? डाइजेशन, कैसे डाइजेशन होता है वो आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिए। जब समय रहेगा तो मैं आपको उस चैप्टर के बारे में जरूर डिस्कशन करूंगा। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 17। सीधा हमारा रहेगा चैप्टर 17 और हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ये आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड चैप्टर है। रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन होता है हर लिविंग सेल के अंदर। एक लिविंग सेल के अंदर, कोई भी लिविंग सेल है, उसके अंदर फूड एंटर करता है और यहां उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे मिलती है हमारी सेल को एनर्जी। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन वाकई में क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, हर एक लिविंग सेल के अंदर होता है। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो कोई सी भी सेल हो, सबके अंदर फूड को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। हमने देखा जब हम प्लांट के अंदर बात कर रहे थे तो वहां पर भी रेस्पिरेशन था। भाई, जो प्रोसेस वहां चल रही थी वही प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर भी चल रही है। वहां पर भी हर लिविंग सेल में
यही रेस्पिरेशन चल रहा था। अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ रहे तो हमारी सेल में भी ये रेस्पिरेशन चलना है, और हमको मालूम है कि रेस्पिरेशन होने के लिए सेल के पास ऑक्सीजन होना चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब ऑक्सीजन मौजूद होगी तो हमारा जो पाइरूवेट जो बना था, पाइरूवेट किसमें टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा, और बहुत सारा एटीपी, हमने पढ़ा था आइदर 36 और 38 एटीपी बनने का पावर मिल जाता है सेल को, अगर वहां ऑक्सीजन रहेगा तब। तो एनिमल को तो वाकई में बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। एनिमल को तो लगातार दौड़ना है, भागना है, लड़ना है, भौंकना है, न जाने कितना सारा एनर्जी चाहिए। और एनिमल की बॉडी में तो लगभग हर सेल लिविंग होती है। भाई प्लांट की बॉडी में तो मोस्ट ऑफ सेल डेड थी, लेकिन एनिमल की बॉडी में तो लगभग हर सेल लिविंग होती है, और इनको बहुत सारा प्रोसेस भी करना है, और जब प्रोसेस करना है तो इनको बहुत सारी एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। तो एनिमल को तो 100% ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए हर लिविंग सेल तक। हर लिविंग सेल के पास ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए। तो ऑक्सीजन आखिर बॉडी में आएगी कहां से, ये सवाल आता है। एनिमल की बॉडी में ऑक्सीजन कहां से आएगी? अगर हर लिविंग सेल बॉडी की ऑक्सीजन अगर बाहर से एटमॉस्फेयर से मान लीजिए आप बोलते हैं कि एब्जॉर्ब करेगी, तो मान लीजिए इतना बड़ा कोई लिविंग है, ठीक है। अब इसके जो ये पेरिफेरल सेल है, चलो आपने बोल दिया सर डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन ले लेगी, भैया इधर का तो चलो आपने काम चला दिया, लेकिन अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, ऑर्गन है, जो कुछ भी लगे हैं अंदर, उनकी सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बाहर से डायरेक्ट ऑक्सीजन इधर नहीं आ सकता। कोई ऐसा सिस्टम एक चाहिए कि बाहर की हवा अंदर आए, और अंदर जब वो एयर आ जाए तो ऑक्सीजन लगभग हर सेल तक डिलीवर की जाए। लगभग हर सेल तक वो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए हमारे बॉडी में। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए खास तौर पे हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचे उसके लिए प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इसका केवल एक काम है कि बाहर एटमॉस्फेयर से एयर एब्जॉर्ब करो, एयर में से ऑक्सीजन को लगभग हर लिविंग सेल तक डिलीवर करो। हाँ, ये डिलीवर करना है। तो डिलीवर करने वाला काम तो हम अलग से पढ़ लेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हम जब ब्लड के सर्कुलेशन की बात करेंगे तब ये डिलीवर करने वाला। हम फिलहाल इतना पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की एयर हमारे बॉडी में किस जगह एब्जॉर्ब होती है, ये वाला हमको काम समझना है। एक बार अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी फिर तो उसको डिलीवर कर देंगे। तो स्पेशल यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर लिविंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ही जैसा हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जो लोअर टाइप के एनिमल हैं उनके अंदर कुछ अलग तरीका है, जो हायर एनिमल हैं उनके अंदर कुछ अलग तरीका है। तो सब ने अपने अपने हिसाब से तरीके डेवलप किए हुए हैं। कई एनिमल ऐसे जिनकी बॉडी सरफेस से ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहाँ डिफ्यूजन होता है। जैसे हमने एनेलिडा में बात करते हैं अर्थवॉर्म, ये एनेलिडा का अर्थवॉर्म, तो इसकी स्किन क्या है? मॉइस्ट होती है। स्किन से यहाँ पे ऑक्सीजन सर वॉइस लैग हो रही है। है। तो यहाँ देखिए जो लोअर एनिमल है अर्थवॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसका स्किन जो है वो गीला होता है, थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पे होता है, तो लगभग यहाँ बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो बॉडी सरफेस से भी यहाँ डिफ्यूजन होता है। हमने फ्रॉग के अंदर भी देखा था, फ्रॉग जब पानी के अंदर रहता है तो वहाँ पर भी वो अपनी स्किन से गैस एक्सचेंज कर सकता है, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको अपने बॉडी के अंदर ले सकता है। हाँ, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंसेक्ट की बात करें, आर्थ्रोपोडा में बात करते हैं, तो इंसेक्ट के अंदर उसकी बॉडी में जैसे ये मान लीजिए कॉकरोच है,
तो यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं और उनके अंदर ये कुछ इस तरह की ट्यूब होती है, इस तरह की, और ये आपके यहाँ से एयर अंदर आती है ट्यूब में और यहाँ आपका ब्लड भरा पड़ा रहता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना आर्थ्रोपोडा में, तो ब्लड इस ट्यूब के संपर्क में आता है, इसमें हवा भरती है, तो यहाँ से एयर इधर डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब में आ जाती है। तो लगातार यहाँ से एयर अंदर आती रहती है, एयर बाहर भी जाती रहती है। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। इनका नाम क्या है? ट्रेकिया। और यहाँ इन छेद को ये बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेकिया लगे हैं उसकी बॉडी में। इनको स्पाइरिकल बोलते हैं। ये जो यहाँ पे इंस्फिंक्टर हैं जिनसे बंद और इसको ओपन कर सकता है, उनको स्पाइरिकल बोलते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा के अंदर ये तरीका है बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का। वहाँ ट्रेकिया होती है, कुछ में ये डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस से। हाँ, और जो हम फिश की बात करते हैं तो फिश में तो गिल्स होती हैं। फिश में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। वो कैसे एयर को अंदर करता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार समझाया है। जैसे मान लीजिए फिश है, ठीक है, तो यहाँ ये माउथ से पानी अंदर लेती है और यहाँ पर इसका ये ओरल कैविटी है, ये फूड पाइप है इसका, तो माउथ में पानी आ जाता है और यहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं, इनसे पानी बाहर होता है। ऐसे इनको बोलते हैं गिल्स। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? गिल्स। और यहाँ जो ब्लड आता है वो यहाँ से डिफ्यूज करके ऑक्सीजन को लेके बॉडी को चला जाता है। तो यहाँ लगातार गिल्स में ब्लड आएगा और गिल्स में जो भी एक पतली सी सरफेस बनेगी वहाँ डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ये फिश में होता है गिल्स। बस केवल थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इससे ये मालूम चलता है कि हर एनिमल का अपना अपना अलग अलग तरीका है गैस लेने का। उसको तो ऑक्सीजन चाहिए बॉडी में, हर लिविंग सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। और जो हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, हमारे पास तो लंग्स होते हैं। हमारे पास क्या होता है? बॉडी के अंदर बाहर से हवा आएगी और लंग्स में पहुंच जाएगी। अब लंग्स में क्या होगा? जब यहाँ एयर पहुंचेगी तो ब्लड आएगा यहाँ से और यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और हर बॉडी की सेल को ऑक्सीजन भेज देगा। तो ब्लड यहाँ से उसको पिकअप करने वाला है। तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए तो पूरा एक सिस्टम है ना हमारे अंदर, कैसे कैसे हवा आ रही है लंग्स तक। और लंग्स के बाद फिर हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इस ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो यहाँ डिफ्यूजन हो जाएगा। तो डिफ्यूजन की जगह अलग अलग हैं। हमारे पास लंग्स है, फिश के पास गिल्स है, एनेलिडा में आप अर्थवर्म की बात करते हैं तो उसके पास स्किन है, फ्रॉग में तो स्किन भी होता है, लंग्स भी होता है, इसके पास तो दोनों चीज होती है। हाँ? तो ये अलग अलग एनिमल का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य वही है कि बाहर से हवा अंदर ली जाए, हवा में से ऑक्सीजन को बॉडी को डिफ्यूज कर देंगे और बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में रिलीज कर देंगे एज पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैसेज। ये डिफ्यूजन होता है। आपको अब दोबारा से समझाने की जरूरत तो नहीं है ना डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जिधर जिसकी कमी होगी उधर डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बन गया तो ये डिफ्यूज होके ट्रेकिया में चला जाएगा। ट्रेकिया में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इधर कम है, तो ज्यादा से कम इधर ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक डिफ्यूज होता है। हाँ, तो ये डिफ्यूजन से ही अल्टीमेट आपका गैस एक्सचेंज होता है। तो हम थोड़ा सा कल जब बात करेंगे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में क्या सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है जहां से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। हम इन लंग्स की, इन रास्तों की बात करेंगे कि कैसे हवा अंदर आती है, कहाँ तक जाती है और कैसे वहां पे डिफ्यूजन होके ब्लड में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होती है, एक्सचेंज कैसे होती है। बस ये हमको समझना है। फिर हम बात करेंगे इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, रेगुलेट कैसे किया जाता है, और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बस इतना सा इंट्रोडक्शन लेते हुए हमको चैप्टर फिनिश करना है, ठीक है। तो कल थोड़ा सा बात करेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।